पिछला टॉपिक था उसमें एक लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था कि क्यों अलग अलग क्लासेस या ग्रुप्स जो इंडियंस के थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। इसमें अगर आप इस चैप्टर का पूरा पैराग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसका पूरा का पूरा आंसर इसमें मिल जाएगा। कि हमने देखा कि कैसे जो है अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, रिलेट किया कि हम क्यों उस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, और फिर हमने जो है उसको जाकर में हिस्सा लिया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, लिमिट्स क्या थी सिविल डिसोबीडियंस। जो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था स्वराज का, इससे ऐसा नहीं था कि हर सोशल ग्रुप जो है वो एक तरह से उसको फॉलो करने को तैयार था। ऐसे ही एक ग्रुप था हमारे नेशन के अनटचेबल्स का, जो कि लगभग 1930 से अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस्ड या दलित कहकर बुलाने लगे थे। लंबे समय तक कांग्रेस ने जो है बहुत इग्नोर किया दलित को, क्योंकि उनको डर क्या था कि अगर वो जो है सनातनीज जो हैं उनको नाराज कर देंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सनातनीज कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज थे, पर महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि स्वराज जो है 100 सालों तक नहीं मिल सकता अगर ये जो अनटचेबिलिटी है इसे खत्म नहीं किया। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा या चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा। सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया ताकि उनकी जो एंट्री है टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स में उनकी पहुंच हो, टैंक्स, रोड्स और स्कूल्स में वो भी जो है एक तरह से उसको यूज कर पाए। उसके लिए क्या कहते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने खुद टॉयलेट साफ किए ताकि जो एक बंगी यानी स्वीपर का काम होता है उसको ये दिखाए कि वो भी काम कोई छोटा नहीं है। अपर कास्ट को मनाने की कोशिश करी कि आप अपने जो दिलों में इनके प्रति एक छोटापन है उसे बदलें, और ये जो एक अनटचेबिलिटी का आप पाप कर रहे हैं इसको खत्म कर दें। पर बहुत सारे दलित लीडर्स जो हैं उनका जो है एक अलग ही पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेकर वो बढ़ रहे थे। अपनी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको उससे संबंधित, मतलब जो दलित समुदाय था उसकी जो समस्याएं थी उसका जो सॉल्यूशन था उसके लिए वो लोग बिल्कुल ही अलग तरीके का पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोच रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, रिजर्व रहे उनके लिए सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इसकी डिमांड करी। एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो जिससे वो जो है दलित मेंबर को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुन सके। ये सब उन्होंने अपनी डिमांड रखी। पॉलिटिकली अगर वो सशक्त होंगे तो उनको ये लगता था कि उनका विश्वास था कि वो जो है अपनी जो एक सोशल डिसेबिलिटीज है, उनकी अपनी जो एक सामाजिक परेशानियां हैं, कुरीतियां हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। दलित का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो इसीलिए बहुत ही सीमित था, खासतौर से महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में, जहां उनका ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन था वो बहुत मजबूत था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया दलित्स को एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के तौर पर 1930 में, उनका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक तरह से महात्मा गांधी के साथ क्लैश हो गया, क्योंकि वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे थे दलित के लिए। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर की डिमांड को एक तरह से सहमति दिखाई तो गांधी जी जो है फौरन फास्ट पे बैठ गए, यानी आमरण अनशन। उनका क्या मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर दलित के लिए होगा तो जो हमारे सोसाइटी की एक अखंडता का प्रोसेस चल रहा है कि एक करा जाए, वो बहुत स्लो डाउन हो जाए। अंबेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया और उसका रिजल्ट था पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में हुआ। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि बाद में शेड्यूल कास्ट कहलाई, उनके लिए जो रिजर्व करनी थी सीट पॉलिटिकल, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वो तो करवा ली, लेकिन उनको जो है वोट जो है जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू ही करना होगा। दलित मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं अगेन एप्रीहेंसिव था
जो कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट था उसके लिए। एप्रीहेंसिव का यहाँ पर वर्ड कई बार आ रहा है, इसका मतलब होता है कि जैसे चिंता का विषय कि कहीं कुछ फिर गलत ना हो जाए, वो चीज कहलाती है एप्रीहेंसिव। ऐसे ही कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर उनका जो रिस्पॉन्स था वो ठीक ही ठाक था। जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया, एक बहुत बड़ा सेक्शन मुस्लिम्स का उनको ऐसा लगा कि जैसे हम कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो गए। मिड 1920 से कांग्रेस जो है वो ज्यादा क्लोज होने लग गई, जुड़ने लग गई हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप से, जैसे कि हिंदू महासभा। तो रिलेशंस जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच के थे वो खराब होते जा रहे थे। हर कम्युनिटी जो है वो अपना एक रिलीजियस प्रोसेशन ऑर्गेनाइज कर रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मिलिटेंट टच भी था, जिसमें क्या हो रहा था, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी क्लैशेस हो रहे थे, सामुदायिक दंगे होने लग गए थे, राइट्स होने लग गए थे। अलग अलग सिटीज में दंगे जो होते हैं, ये जो दंगे हुए इससे ये जो कम्युनिटी के बीच का डिस्टेंस था दोनों के वो और ज्यादा गहराता चला गया। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर 10 है, जिसमें आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद दिखेंगे। सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 की ये फोटो है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहुत सारी कोशिशें करी कि दोबारा से रीनेगोशिएट कर लिया जाए अपने अलायंस, और 1927 में ऐसा लगा भी कि ये जो यूनिटी है इसको फोर्ज किया जा सकता है। पर अभी भी जो डिफरेंसेस थे वो थे इस सवाल को लेकर कि जो फ्यूचर में असेंबलीज होंगी, जो इलेक्ट करी जाएंगी, उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक लीडर थे, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, वो ये चाहते थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड्स है वो छोड़ने को तैयार हैं अगर मुस्लिम्स को एश्योर किया जाए कि उनको सीट्स रिजर्व करी जाएंगी उनके लिए सेंट्रल असेंबली में, और साथ ही साथ जो उनकी पॉपुलेशन है मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में, वहां उनका रिप्रेजेंटेशन उनके उस प्रपोर्शन पे हो जितनी उनकी पॉपुलेशन है, खासतौर से बंगाल और पंजाब में। तो ये जो नेगोशिएशंस थे, बातचीत चल रही थी रिप्रेजेंटेशन के सवाल को लेकर, वो जारी रही। पर सारी उम्मीदें जो इस मुद्दे को सॉल्व करने की थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि 1928 में थी, वो गायब हो गई जब एम.आर. जयकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज के जितनी भी कोशिशें थी उसका पूरी तरह से विरोध किया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एक एटमॉस्फेयर था सस्पिशन का, शक शुबा का, डिस्ट्रस्ट का, किसी को एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। ये जो दोनों कम्युनिटीज थी इनका माहौल ऐसा था। कांग्रेस से थोड़ा सा दूर होने के बाद जो बड़े बड़े सेक्शंस थे मुस्लिम, अब वो जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए जो बात चल रही थी उसके। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी मुस्लिम स्टेटस को लेकर, क्योंकि वो जो है एक माइनॉरिटी के तौर पे थे इंडिया के अंदर। उनको ये डर था कि उनकी कल्चर, उनकी जो पहचान है माइनॉरिटीज की, वो कहीं ना कहीं हिंदू मेजॉरिटी के डोमिनेशन के कारण दब कर ना रह जाए। अब यहां दिया है आपका सोर्स डी। अब यहां देखते हैं ये है सोर्स डी। सोर्स डी बेसिकली एक तरह का एक्सेप्ट है जो कि डिस्कस कर रहा है उस स्टेटमेंट को जो कि सर मोहम्मद इकबाल जो थे उनके द्वारा दिया गया था 1930 में, जिस टाइम पे उनकी प्रेसिडेंसी थी मुस्लिम लीग। इसमें इन्होंने क्या बताया है उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले उनका ये था कि सपोर्ट होना चाहिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। वो ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमें जो है बहुत जरूरी है कि अपने जो भी हमारे माइनॉरिटीज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको हमें
कहीं ना कहीं एक तरीके से सेफ गार्ड करना। तो ऐसे में उनको लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको ये भी देखा कि जो मुस्लिम कल्चर है या उनका जो अपना खुद का ट्रेडिशन है उसके प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ उनकी जो अपनी एक आइडेंटिटी है उसके लिए भी जो है इंडिया के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट होना बहुत जरूरी है। फिर उनका नेक्स्ट पॉइंट था पाकिस्तान के जस्टिफिकेशन को लेकर। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो इनका स्टेटमेंट था ये एक इंटेलेक्चुअल तौर पे बैकिंग दे रहा है कि ये आगे जो है इनकी जो पाकिस्तान की क्रिएशन थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक डिमांड थी। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम्स के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको भी अपने आप को इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट तौर पर वो भी जो है डेवलप कर पाए, यानी कि जो बाकी और कम्युनिटीज हैं उनका उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल या प्रभाव ना हो और वो भी जो है इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट तौर पर डेवलप कर पाए। फिर तीसरा था कम्युनलिज्म। इकबाल ने जस्टिफाई किया कि जो कम्युनलिज्म है यानी कि कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो होती है ये बहुत ही जरूरी है एक डाइवर्स कंट्री में जैसे कि हमारी इंडिया है। उनका ये मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी है उसको हम नहीं ट्रीट कर सकते यूरोपियन जो कंट्रीज हैं या सोसाइटीज हैं उनके जैसे हम उनको नहीं ट्रीट कर, जहां पर टेरिटोरियल बजाय कम्युनल डिविजन्स के मेन रूल है। यहाँ पर टेरिटोरियल रूल्स ज्यादा है, नॉर्म्स ज्यादा है बजाय कम्युनल डिविजन्स के। तो उनके अनुसार उनका जो व्यू था कम्युनल ग्रुप जो है वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। फिर आता है उनका क्रिटिसिज्म यूनिवर्सल नेशनलिज्म को लेकर। इकबाल ने क्रिटिसाइज किया कि ये जो यूनिवर्सल नेशनलिज्म का आइडिया है ये पूरी तरह से कम्युनल आइडेंटिटी जो है उसको डिसरिगार्ड करता है। उनका ये मानना था कि ये जो विचार है पूरी तरह से फिट नहीं बैठता, इनकम्पैटिबल है जो भी इंडिया की रियलिटीज हैं उनके साथ। और यहां पर इंडिया की रियलिटी कैसे कैरेक्टराइज करी गई, रेशियल, सोशल और रिलीजियस तौर पर डाइवर्सिटी होने के कारण। फिर आता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसर्न्स। इकबाल जो है उन्होंने जो इकोनॉमिक तौर पे हम लोगों का पिछड़ापन था, इंफीरियोरिटी थी या पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी थी मुस्लिम्स की, खास तौर से जो क्षेत्र थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट की जो उनकी एक डिमांड है उस पर वो क्यों जोर दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं यही कारण है क्योंकि वो जो है इकोनॉमिक तौर पे इंफीरियर है और साथ ही साथ पॉलिटिकल तौर पे भी काफी ज्यादा वल्नरेबल है। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे ओवरऑल पैराग्राफ को देखें तो इसमें ये जस्टिफाई किया गया है जो मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट था कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की और कम्युनल ऑटोनॉमी की, वो बेसिकली क्यों है, ताकि वो प्रिजर्व कर पाए मुस्लिम आइडेंटिटी को और एड्रेस कर सके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डिस्पैरिटीज हैं इंडिया के अंदर उसको। ये था आपका सोर्स डी। अब यहां पर दिया है आप सोर्स डी को बहुत ध्यान से पढ़ें और क्या आप सहमत हैं जो इकबाल के आइडियाज हैं कम्युनलिज्म को लेकर उसके साथ, क्या आप कम्युनलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं एक अलग तरीके से। अब ये आपको जो है आपको बताना है। ये हमारा थर्ड चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। आपको अच्छे लगे इसके सारे पार्ट समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।